So, hey, hello, myself Abhi Chatterjee and welcome to अभिज्ञान गुरुकुल। आज मैं वापस इक्विलिब्रियम का एक नया टॉपिक चालू करने वाला हूँ इस लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जो जनरल इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको हमने डिस्कस किया था। देन हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे डिटरमाइन करते हैं उसके बारे में देखे थे हम लोग। एंड आज का जो ये लेक्चर है ये बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो के है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैसे किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर्स, ठीक है। ये जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, आज का ये हेडिंग लगा लेना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग जो के ई है, के ई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि के ई जो है वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो इट पहले हम लोग देखते हैं किस पे नहीं डिपेंड करता है, ठीक है। बाद में चलते हैं किस पे डिपेंड करता है। तो किन फैक्टर्स में नहीं डिपेंड करता है? इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स लाइक initial concentration of the reactants, ठीक है। initial concentration of reactants मतलब कोई भी रिएक्शन अगर होगा, कोई भी रिएक्शन अगर स्टार्ट हो रही है, कोई भी रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, जैसे A प्लस बी मुझे C दे रहा है, A प्लस बी रिएक्ट टू गिव मी C प्रोडक्ट, ठीक है। ये मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इनिशियली इसका जो कंसंट्रेशन होगा A प्लस बी का, ये तो इनिशियली ज्यादा रहेगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इनिशियली ज्यादा रहेगा, प्रोडक्ट पर कंसंट्रेशन 0 रहेगा, ठीक है। तो इनिशियली कुछ भी हो, इनिशियली जो कंसंट्रेशन है मेरा कुछ भी हो, उससे इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तो फिर मेरा जो के ई है इस पे भी कोई इफेक्ट नहीं करेगा। इनिशियल कंसंट्रेशन आप कुछ भी लो, वो के ई को इफेक्ट नहीं करेगा, जो कि हम लोगों ने इक्विलिब्रियम के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें भी हम लोगों ने देखा कि इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ओके। सो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैटलिस्ट का क्या रोल है। कैटलिस्ट विल प्रोवाइड एंड अल्टरनेट पाथवे टू द रिएक्शन, ठीक है। वो क्या करता है? रेट को फास्ट कर देता है, टाइम को कम कर देता है। कैटलिस्ट डालने से हमको जल्दी प्रोडक्ट यील्ड हो जाएगा, जल्दी। और कैटलिस्ट डालने से दोनों तरफ से रेट एनहांस होगा, ठीक है। पर अगर कैटलिस्ट से रेट एनहांस हो रहा है तो उससे हमको इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप कैटलिस्ट डाल दो, इक्विलिब्रियम जहां पे आना है वो तो आएगा ही, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हो गया। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जो है वो डज नॉट अफेक्ट, ये जो फैक्टर है ये इफेक्ट नहीं करेगा। किसको इफेक्ट नहीं करेगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ई को, ठीक है। एंड थर्ड फैक्टर क्या है? द प्रेजेंस ऑफ एनी इनर्ट मटेरियल। अब इनर्ट मटेरियल क्या है? इनर्ट मटेरियल जो कि रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, मतलब रिएक्ट नहीं करेंगे। हाँ, वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, जो कि वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं, जो कि हम लोग आगे देखेंगे ली चैटलियर्स प्रिंसिपल में कि कैसे ये वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम हो गया, प्रेशर हो गया, ये जो पैरामीटर्स हो गए, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, ये जो पैरामीटर्स हो गए ये कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ इनर्ट मटेरियल, जैसे मैं इनर्ट मटेरियल में नोबल गैस ले सकता हूँ, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन, क्रिप्टॉन, these are एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्ट मटेरियल। तो इनर्ट मटेरियल जो है वो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कुछ इफेक्ट नहीं करेंगे। अगर वॉल्यूम बढ़ता भी है
तो इक्विलिब्रियम जो है वो ट्राई करेगा कि इक्विलिब्रियम वापस अचीव हो जाए, जो सिस्टम है उसकी स्टेबिलिटी वापस अचीव हो जाए, जिसके लिए इक्विलिब्रियम वापस से अपने को, अपने कंसंट्रेशन को ऐसे एडजस्ट करेगा, अपने पैरामीटर्स को ऐसे एडजस्ट करेगा ताकि इक्विलिब्रियम वापस मिल जाए। तो इनर्ट मटेरियल डालने से भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो ये तीन फैक्टर्स जो है, ये तीन फैक्टर्स जो है, इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन दिस फैक्टर्स, डज नॉट डिपेंड ऑन दिस फैक्टर्स। अब हम लोग देखते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ही जो है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, किस किस चीज पे डिपेंड करता है, कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लेट्स गो। ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स सच एज, पहला फैक्टर क्या है, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन पे जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है को डिपेंड करता है। अगर मैं ये रिएक्शन दो, ये जैसे आप देख पा रहे हो इधर पहला जो रिएक्शन है A प्लस बी, मेरा A प्लस बी जो है वो क्या दे रहा है, C प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, अगर मैं इस रिएक्शन के लिए मैं अगर K लूं, इस रिएक्शन के लिए मेरा जो K होगा फॉर दिस रिएक्शन K1, अगर मैं इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 लेता हूँ एंड इस रिएक्शन को मैं रिवर्स कर देता हूँ, अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर देता हूँ जिसमें रिएक्टेंट जो है ये मुझे A प्लस बी रिएक्टेंट मुझे प्रोडक्ट C दे रहा है, एंड मैंने दूसरी बात इसी प्रोडक्ट को लेके एज अ रिएक्टेंट मैंने रिएक्शन करवाया एंड मुझे जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट जो है वो मुझे क्या मिला, जो पहला रिएक्शन था उसका जो रिएक्टेंट है वो मुझे एज अ प्रोडक्ट इधर मिल गया। इसमें जो रिएक्टेंट है इसमें मुझे प्रोडक्ट मिल गया। मतलब मैंने क्या किया, मैंने रिएक्शन को इनवर्स कर दिया, रिवर्स कर दिया। ओके, ठीक है, तो जैसे मैंने इस रिएक्शन को पलट दिया तो K जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है पहले रिएक्शन के लिए K1 था, मैं पलटने पे अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 लेता हूं तो K2 किसके इक्वल हो जाएगा, K2 किसके इक्वल हो जाएगा, K2 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन K1, K2 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन K1। ये इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। मैं अगर रिएक्शन को उल्टा कर देता हूँ, जो मेरा K1 है, जो मेरा K है इसके लिए वो इनवर्स में चला जाएगा। ओके, 1 अपॉन K1 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट केस है, ये पहला केस है मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन का। ठीक है, ऑन रिवर्सिंग द रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल शो इनवर्स रिलेशन। ओके, लेट्स गो फर्दर टू सेकंड केस। नाउ फॉर एनी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन है मेरे पास A प्लस बी C प्लस डी, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K फॉर दिस रिएक्शन, अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K लेता हूँ इस रिएक्शन के लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K लेता हूँ, हाउ मेनी मोल्स आर रिएक्टिंग। ठीक है, कितने मोल्स मेरे पास, कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं। अगर ये रिएक्शन है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है तो मुझे सेकंड केस में क्या देखना है, कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है, रिएक्टेंट में कितने मोल्स है, प्रोडक्ट में कितने मोल्स है। वो जितने भी मोल्स होंगे वो सब किसमें चले जाएंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पावर में चले जाएंगे। मतलब ये n क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिंग, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो K है मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो K कैसा हो जाएगा, K के पावर में चला जाएगा। ये जो स्टोइकियोमेट्री है ये K के पावर में चला जाएगा। मान लो मैं अगर ये वाला रिएक्शन है इसको मैं इधर लिखता हूँ A प्लस बी C P प्लस डी। ओके, C प्लस डी, अगर मैं ये n इक्वल टू 2 कर दूं, मतलब मेरा 2 मोल्स n इक्वल टू 2 कर दूं, या मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं। ओके, 2 से मल्टीप्लाई, n इक्वल टू 2 करने पे 2 हो जाएगा, 2 मोल्स रिएक्टेंट में एंड प्रोडक्ट में आ जाएगा 2 मोल्स ऑफ A रिएक्टिंग विद 2 मोल्स ऑफ B गिव्स 2 मोल्स ऑफ C एंड 2 मोल्स ऑफ D इन प्रोडक्ट। ओके, सो मेरा इसके लिए
इस रिएक्शन के लिए मेरा के क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन के लिए मेरा के हो जाएगा के स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इस रिएक्शन के लिए मेरा के जो हो जाएगा वो के स्क्वायर हो जाएगा, के पावर में चला जाएगा। ये जो स्टोइकियोमेट्री है ये के पावर में चला जाएगा। अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, अगर मैं इस रिएक्शन को a प्लस डी गिविंग मी c प्लस डी, अगर इस रिएक्शन को मैं मान लो 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 2 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, 1/2 हाफ मोल्स ऑफ A reacting with half moles of B giving me half moles of C and 1/2 moles of D। ठीक है, मैंने इस पूरे रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दिया तो मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K क्या हो जाएगा, K मेरा हो जाएगा K इक्वल टू K की पावर में हाफ आ जाएगा, तो K क्या हो जाएगा मेरा √K। ओके, तो मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, कोई भी रिएक्शन कैसे लिखा गया है, कैसे शो किया गया है, उसके ऊपर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, ओके, सो ये सेकंड केस हो गया। अगर मैं स्टोइकियोमेट्री में कुछ भी रखता हूँ, कितने मोल्स में रिएक्टेंट रिएक्ट करवा रहा हूँ, प्रोडक्ट में कितने मोल्स मिल रहे हैं, मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पावर में चला जाएगा वही चीज। ओके, क्लियर है, लेट्स गो फर्दर। ठीक है, मेरा ये थर्ड केस है। थर्ड केस कैसा है, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन में फॉर एनी रिएक्शन, ये मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ही चल रहा है। मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन में पहला क्या था, अगर मैं एक रिएक्शन को इन्वर्स कर देता हूँ तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसा हो जाएगा, इन्वर्स रिलेशन हो जाएगा। ओके, एंड सेकंड क्या था, अगर मैं जो भी मोल्स ले रहा हूँ वो मोल्स की जो स्टोइकियोमेट्री है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पावर में चली जाएगी। तीसरा केस, मेरा थर्ड केस जो है उसमें क्या होगा, अगर मैं कोई रिएक्शन ए टू बी जा रहा है, ये रिएक्शन लेता हूँ। ठीक है, एंड मेरा सेकंड रिएक्शन होगा x इज गिविंग मी y, बाय रिएक्टिंग। अगर इन दो रिएक्शन को मैं ऐड करता हूँ, एडिंग दिस टू रिएक्शन, मुझे क्या मिलेगा, a प्लस एक्स मिलेगा, इधर b प्लस वाई मिलेगा, जो कि इक्विलिब्रियम पे है ऑलरेडी। ठीक है, ये भी इक्विलिब्रियम पे है, ये भी इक्विलिब्रियम पे है, दोनों को मैंने ऐड किया, मुझे जो फाइनल मिला रिएक्शन जो मुझे फाइनल मिला वो भी इक्विलिब्रियम पे है। नाउ द फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस फाइनल रिएक्शन, अगर मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फर्स्ट वाले रिएक्शन के लिए K1 है एंड सेकंड वाले रिएक्शन के लिए K2 है, तो मेरा फाइनल जो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो कैसा होगा, वो प्रोडक्ट हो जाएगा, किसका प्रोडक्ट हो जाएगा, K1 एंड K2 का प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, तो K मेरा क्या हो जाएगा, K मेरा हो जाएगा K1 इंटू K2, K1 इंटू K2 हो जाएगा मेरा K। ओके, क्लियर है, ये और इधर लिखा हुआ है K इक्वल टू K1 इंटू K2 हो जाएगा। मैं अगर ऐड करता हूँ थर्ड केस क्या है मेरा, अगर मैं ऐड करता हूँ दो रिएक्शन को, तो अगर अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दोनों रिएक्शन का, वो ऐड होने पे कांस्टेंट जो है वो प्रोडक्ट हो जाएंगे, कांस्टेंट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, ये थर्ड केस हो गया। एंड इसके बाद लेट्स गो फर्दर, इसके बाद क्या है, हाँ, तो मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया। इसमें सेकेंड फैक्टर जिसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सबसे ज्यादा डिपेंड करता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसपे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, वो क्या है, टेम्परेचर है। वो क्या है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा इक्विलिब्रियम कंडीशन डिपेंड करता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन
and equilibrium constant too, both depends on this temperature. ठीक है, कैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर में? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है फॉर अ गिवन रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है हमको कोई भी गिवन रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे देते हैं। ठीक है, अब मान लो कोई भी रिएक्शन स्टार्ट होता है, कोई भी रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, अगर एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है, डिपेंड करता है रिएक्शन के ऊपर। अगर हम लोग हीट दे रहे हैं, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो एंडोथर्मिक है। हीट दे रहे हैं, हीट रिलीज कर रहा है, हीट अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ठीक है, डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो हीट जो है वो रिलीज करेगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट हो गया, पर उससे हमको एक इक्वेशन मिला। ठीक है, उससे हमको एक इक्वेशन मिला। ये इक्वेशन किसने दिया है? Van't Hoff. This equation is known as Van't Hoff equation. This equation is known as Van't Hoff equation. Okay, तो ये इक्वेशन हमको मिला। ठीक है, इसमें क्या बता रहा है? log base 10 K2 अपॉन K1, कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए अगर K2 के लिए T2 टेम्परेचर है, मेरे पास K2 के लिए T2 टेम्परेचर है एंड K1 के लिए E1 टेम्परेचर है, तो वेंट ऑफ इक्वेशन क्या बोल रहा है? अगर K2 और K1 का, ठीक है, कोई भी रिएक्शन के लिए K2 और K1 का हम लोग अगर रेशियो लेंगे डेल्टा H, ये क्या है मेरा? चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन हीट। रिएक्शन में जो एंथैल्पी है उसमें जो चेंज आएगा, हीट ऑफ द रिएक्शन में जो चेंज आएगा, एंथैल्पी में चेंज आएगा, उसको डेल्टा एच से डिनोट करेंगे हम लोग। और जो टेम्परेचर है, हम लोग जो टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे उसको टी से डिनोट करेंगे। तो ये क्या बताता है? log base 10 K2 अपॉन K1 का जो रेशियो है डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर। ये जो आर है, दिस इज अ गैस कांस्टेंट। ये क्या है? आर जो है ये गैस कांस्टेंट है 0.082। ओके, गैस कांस्टेंट है। एंड टेम्परेचर T1 एंड T2 क्या है? टेम्परेचर हम लोग फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इंक्रीज करेंगे, T1 से T2 जाएंगे, T1 से T2 जाएंगे। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आप लोग देख के बताइए कि इस इक्वेशन में ये जो log base 10 K2 अपॉन K1 का रेशियो है, ये जो log base 10 K2 अपॉन K1 है, ये मेरा क्या है? ये मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K को ही डिनोट करता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K के बारे में ही बताएगा मुझे ये जो रेशियो है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K कैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, उसके बारे में बताएगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि T1 से T2 टेम्परेचर जा रहा है, अगर मेरा T1 से T2 टेम्परेचर जा रहा है, मतलब एक रिएक्शन मैंने लिया, ठीक है, एंड उस रिएक्शन में, ठीक है, मैंने हीट देना चालू किया, तो इनिशियली हमेशा T1 जो है कम ही रहेगा। मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब टेम्परेचर में 0 से स्टार्ट करूंगा, स्टार्टिंग में तो टेम्परेचर T1 जो है वो कम ही रहेगा, T2 जो है वो हमेशा T1 से बड़ा होगा, T2 जो है वो हमेशा T1 से बड़ा होगा। ऑब्वियस सी बात है, मैं अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो इस पॉइंट से मैं इंक्रीज करूंगा, तो धीरे धीरे T बढ़ेगा मेरा, धीरे धीरे T1, इधर T1 हमेशा कम ही रहेगा, T2 हमेशा ज्यादा ही रहेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? कि T2 हर एक केस में बड़ा ही रहेगा। ठीक है, हर एक केस में बड़ा ही रहेगा। तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो पूरा टर्म है, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ये वाला जो पूरा टर्म है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये वाला चीज कांस्टेंट हो गया। तो हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 अपॉन K1 है, वो ये जो रेशियो है ये एंटायरली किस पे डिपेंड करेगा? ये एंटायरली डिपेंड करेगा
चेंज इन एंथैल्पी में, किस पे डिपेंड करेगा? चेंज इन एंथैल्पी पे, मतलब मेरा हीट ऑफ द रिएक्शन कितना चेंज हो रहा है। मैं अगर टेम्परेचर को T1 से T2 बढ़ा रहा हूं तो मेरा हीट ऑफ द रिएक्शन कितना चेंज हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। ओके, इतना समझ में आया? ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, कैसे डिपेंड करेगा देखते हैं। ओके, सो मेरे पास ये तीन कंडीशन है, मान लीजिए ये तीन कंडीशन है। डेल्टा एच अगर जीरो है, मेरा जो मेरा जो एंथैल्पी चेंज है वो अगर जीरो है, मैं अगर टेम्परेचर T1 से T2 जाता हूँ, मैं अगर टेम्परेचर T1 से T2 जा रहा हूँ, मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, बट मेरा रिएक्शन का जो हीट ऑफ एंथैल्पी हीट ऑफ रिएक्शन जो है वो मेरा जीरो है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, पहला केस है बराबर। एक और पेज ले लेते हैं हम लोग। अगर डेल्टा एच इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या? डेल्टा एच अगर जीरो है तो मैं T1 से T2 जा रहा हूँ, बराबर है। T1 से T2 जा रहा हूँ, मैं धीरे धीरे कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन का मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ। ठीक है, तो T2 ऑलवेज ग्रेटर होगा। अगर T2 ऑलवेज ग्रेटर है तो वो जो टर्म है T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। एंड मेरा डेल्टा एच के ऊपर मेरा जो लॉग बेस 10 K2 अपॉन K1, मतलब ये जो रेशियो है ये हमेशा डेल्टा एच पे डिपेंड करेगा। अगर कोई भी रिएक्शन के लिए मेरा डेल्टा एच जीरो है तो लॉग बेस 10 K2 अपॉन K1 इसको मैं इक्वल टू जीरो लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि डेल्टा एच में मेरा जीरो है तो मैं इसको अगर जीरो लूंगा, ये कितना हो जाएगा? लॉग बेस 10 की वैल्यू अगर जीरो होगी तो ये K2 अपॉन K1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओके, K2 अपॉन K1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। लॉग बेस 10 जिसकी वैल्यू जीरो होती है तो वो 1 हो जाता है, तो K2 इज इक्वल टू K1 हो जाएगा। तो मेरा पहला कंडीशन क्या बोलता है? जब मेरा डेल्टा एच जीरो है, जब मेरा एंथैल्पी चेंज जीरो है, उसका मतलब क्या है? एंथैल्पी चेंज जीरो है मतलब मैं टेम्परेचर भले बढ़ा रहा हूँ, वो रिएक्शन में मैं टेम्परेचर भले बढ़ा रहा हूँ, बट मेरा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो चेंज नहीं हो रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं हो रहा है। तो पहला कंडीशन क्या बताता है मुझे? इफ आई एम इंक्रीजिंग सॉरी पहला कंडीशन क्या बताता है मुझे? टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा? डेल्टा एच पे डिपेंड करेगा। कैसे डेल्टा एच पे डिपेंड करेगा? इफ आई एम इंक्रीजिंग टेम्परेचर, के कांस्टेंट रहेगा, के जो है डू नॉट चेंज, मेरा के जो है वो चेंज नहीं होगा, के जो है मेरा चेंज नहीं होगा। ठीक है, पीछे चलते हैं। तो मेरा डेल्टा एच अगर जीरो है तो के में कुछ चेंज नहीं आएगा। दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन हो गया, दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है? दूसरा कंडीशन मुझे ओके, सो इधर तक हमारा हो गया था। डेल्टा एच अगर हमारा जीरो है, तो मेरा क्या होगा? डेल्टा एच अगर जीरो है तो लॉग बेस 10 K2 अपॉन K1 का रेशियो अगर जीरो हो जाएगा तो मेरा के जो है, अगर टेम्परेचर में इंक्रीज करता हूँ T1 से T2 जाता हूँ तो वो चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं डेल्टा एच। सेकंड कंडीशन मेरा क्या है? सेकंड कंडीशन है डेल्टा एच अगर मेरा नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है? डेल्टा एच जो है मेरा जीरो से छोटा है। अगर मेरा डेल्टा एच जीरो से छोटा है तो ये जो मेरा इक्वेशन है लॉग बेस 10 K2 अपॉन K1, ये किसके इक्वल है? डेल्टा एच के इक्वल है, इसी पे डिपेंड करेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग बेस 10 K2 अपॉन
K1 जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो लेस देन 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, K2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K2 इज लेस देन K1, K2 इज लेस देन K1। बट मेरा T1 जो है और T2 जो है, T1 से T2 जाता है तो T2 ऑलवेज ग्रेटर देन T1 रहेगा मेरा। T1 और T2 का रिलेशन कैसा है, T2 ग्रेटर देन T1, K1 ग्रेटर देन K2, K1 ग्रेटर देन K2। इसका मतलब क्या है, मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो मेरा कांस्टेंट घट जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कांस्टेंट मेरा घट जाएगा। इनवर्स रिलेशन हो गया, इनवर्स रिलेशन हो गया, इसका मतलब क्या है, ये एक्सोथर्मिक कंडीशन हो गया। एक्सोथर्मिक कंडीशन हो गया मतलब मेरा, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ T1 से T2 पे जाता हूँ, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ T1 से T2 पे जाता हूँ तो मेरा जो K है वो घट जाएगा। तो एक्सोथर्मिक का ग्राफ कैसा बनेगा, एक्सोथर्मिक का ग्राफ कैसा बनेगा, लॉग बेस 10 K, इधर टेम्परेचर लिया मैंने तो एक्सोथर्मिक का ग्राफ ऐसा बनेगा। मैं टेम्परेचर बढ़ाने पे मेरा जो K की वैल्यू है, K की वैल्यू है वो लॉगरिथम में घटती जाएगी। ओके ठीक है, ये दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन मेरा क्या है, तीसरा कंडीशन मेरा क्या है, अगर मेरी डेल्टा एच की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है तो लॉग बेस 10 K2 अपॉन K1 मेरा क्या हो जाएगा, मोर देन 0 हो जाएगा, मोर देन 0 हो जाएगा। तो इस केस में क्या हुआ, K2 जो हो गया मेरा K1 से बड़ा हो गया। ठीक है, K2 जो K1 से बड़ा हो गया एंड T1 से T2 टेम्परेचर जाता है तो T2 मेरा बड़ा हो गया T1 से, T2 मेरा बड़ा हो गया T1 से। तो ये डायरेक्ट रिलेशन हो गया, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ तो मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो इसके लिए मैं ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ, लॉग और टेम्परेचर का, लॉग और मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के और टेम्परेचर का मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो मेरा ये ग्राफ कैसा होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे मेरी लॉग की वैल्यू भी सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो ये कौन से केस में हमको ये वाला ग्राफ शो होता है, ये एंडोथर्मिक के केस में शो होता है, ये वाला ग्राफ हमको एंडोथर्मिक के केस में शो होता है। ओके, एंडोथर्मिक रिएक्शन में। ठीक है, अब हम लोग अगर पीछे जाए तो इधर हम लोग देख सकते हैं, इधर देख सकते हैं, एक सेकंड, ठीक है, इधर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव होगा तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा तो कैसा होगा, अगर डेल्टा एच की वैल्यू मेरी नेगेटिव है, डेल्टा एच की वैल्यू मेरी अगर नेगेटिव है तो वो कैसा होगा, एक्सोथर्मिक कंडीशन होगा। हम लोग इधर से देख सकते हैं कि डेल्टा एच की वैल्यू अगर नेगेटिव है, डेल्टा एच की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक कंडीशन है, मैं टेम्परेचर बढ़ाने पे मेरा कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये वाला जो है ग्राफ, ये वाला जो है ग्राफ, सॉरी ये एंडोथर्मिक का ग्राफ है ना, एक्सोथर्मिक सॉरी, इधर जाएगा। ठीक है, ये वाला जो ग्राफ है इधर जाएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये वाला ग्राफ इधर आएगा, बराबर। तो ये तीन कंडीशन हो गए। तो टेम्परेचर जो है वो मेजरली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो मेजरली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वाला वीडियो, ये शायद हमारा 4th लेक्चर है, अगर ये वाला वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हे ओके सो हे हेलो, ये एक करेक्शन करना था, एक छोटा सा करेक्शन करना था। जो हमारा 3rd वाला वीडियो अपलोड हुआ है उसमें जो मैंने ये क्वेश्चंस आपको करवाए थे, एक्सप्रेशन और यूनिट एक्सप्रेशन एंड यूनिट फॉर केसी एंड केपी, ये वाला जो मैंने वीडियो 3rd लेक्चर जो अपलोड किए थे हम लोगों ने, उसमें एक छोटा सा करेक्शन करना है। ये जो लास्ट वाले दो जो क्वेश्चंस है,
लास्ट वाले दो जो क्वेश्चंस है, मैंने बोला था कि अगर मेरे कोई रिएक्शन में इफ आई एम हैविंग सम रिएक्शन A प्लस बी गिविंग मी C प्लस डी, ठीक है, ये रिएक्शन में अगर कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल है तभी मैं Kp को डिटरमाइन कर सकता हूँ, ठीक है। सो इन क्वेश्चंस में जो 5th एंड 6th वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल नहीं है, ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये एक्वस मीडियम में है, ये सॉलिड है, ठीक है। देन 6th वाला जो है, इसमें भी ये एक्वस मीडियम में है, ये लिक्विड है, ये एक्वस है, तो मैंने गलती से, सॉरी फॉर दैट, मैंने गलती से इधर Kc के बाद Kp लिख दिया, जो कि रॉन्ग है। मतलब Kc जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं हम लोग, बट Kp इसके लिए जो है कांट डिटरमाइन, वी कांट डिटरमाइन Kp बिकॉज देयर इज नो गैसियस मॉलिक्यूल, एक भी सिंगल गैसियस मॉलिक्यूल नहीं है, तो इसके लिए भी Kp नहीं आएगा। मतलब ये जो चीज है ये नहीं आएगा, ओनली Kc आएगा, तो ये Kp जो है इसको हटा देना आप। एंड सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, जो Kc है वो डिटरमाइन किया जा सकता है, मतलब Kc मेरा राइट है। और दिस टू रिएक्शन Kp विल नॉट बी डिफाइंड, Kp जो है इन दो रिएक्शन के लिए नहीं पता कर सकते हम लोग। एंड बस यही था, ये एक छोटा सा करेक्शन है जो कि आपका 3rd लेक्चर जो अपलोड हुआ है उसके ऊपर है, कि ये जो करेक्शन है ये कर लेना आप, ठीक है। थैंक यू।